नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। गृह कलेश से परेशान युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास, समय रहते पड़ोसियों ने बचाई जान, कराया एसएन में भर्ती। आयकर विभाग के ताबड़तोड़ छापे, 2 सर्राफा व्यवसायियों पर गिरी गाज। चुनाव आते देख नेताओं को नजर आई जनता की समस्याएं, धरना प्रदर्शन कर लगे वोट बैंक बढ़ाने में। शराबी बेटे ने रंगे अपनों के खून से हाथ, जमीनी लालच ने बनाया हत्यारा। और अब समाचार विस्तार से। गृह कलेश के चलते थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर की एक युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन समय रहते पड़ोसियों के सहयोग से आग बुझाकर युवती को एसएन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत शहीद नगर निवासी एक युवती ने माता पिता से किसी बात पर हुई अनबन के चलते केरोसिन तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। समय रहते पड़ोसियों की सहायता से युवती को पूरी तरह से आग से झुलसने से बचा लिया गया और उसे एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, आप नीचे जाके कुंडी लगा के आपने नहीं है मिट्टी का तेल डाल लिया। चले अम्मी मैं आग लगा रही हूँ, मैं झूठ बोल रही अभी आ रही हूँ, रुक जा, इतना कहा है। उन्होंने माचिस चला के आग लगा ली। मैं छत पे से अपनी कपड़े गद्दे अद्दे डाल दिए, रजाई डाल दी, आग नहीं बुझी। फिर मैं छत पे से कूदी नीचे, मेरे घोंटू में लग गई। मैंने उठा के पानी डाला, जब आग बुझी, जब मैंने बस्ती वालों के हाथ जोड़े, आदमी आ गए बहुत सारे। जब उन्होंने एम्बुलेंस को फोन करा, जब वो लेके इसको डाल के हम यहाँ आए। पीड़िता की मां के अनुसार घर में हुई छोटी सी बात को लेकर पीड़िता ने इस कदम को उठाया। बहरहाल बात चाहे कुछ भी रही हो, फिलहाल पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इमरजेंसी में डॉक्टर्स द्वारा उपचार किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग लगातार कहीं न कहीं ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहा है। अपने उसी अंदाज में सुबह फिर से आयकर विभाग ने शहर के 2 प्रमुख सर्राफा व्यापारियों के निवास स्थानों और कार्यालयों को अपना निशाना बनाया। विभाग के इस छापेमार कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। आगरा शहर के 2 नामी सर्राफा व्यापारियों के यहां शुक्रवार सुबह आयकर विभाग की छापेमारी कार्यवाही से अफरा तफरी मच गई। आयकर विभाग ने 9 बजे कुल 12 ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें 11 ठिकाने शहर में और 1 दिल्ली में शामिल है। ये कार्यवाही सहायक आयुक्त आयकर डॉक्टर एस भदौरिया के नेतृत्व में हुई, जिसमें आयकर विभाग के 70 अधिकारी और 40 पुलिसकर्मी छापेमार कार्यवाही में शामिल रहे। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग्स ने चौबेजी फाटक स्थित एसबी ऑर्नामेंट और एमजी रोड स्थित ओपी जैन ज्वेलर्स के निवास और कार्यालयों को निशाना बनाया। यहां विभाग के अधिकारियों को उनके लेखे जोखे में अनियमितताएं और साथ ही शहर में रियल एस्टेट के कार्य में लगाए गए पैसे पर भी गड़बड़ी मिली है। शहर के इन दोनों सर्राफा व्यापारियों का कई तरह की चेन बनाने का बड़े स्तर का कारोबार है। यहाँ अशोक गोयल ओपी चैन ज्वेलर्स के मालिक हैं, साथ ही महेश चंद एसबी ऑर्नामेंट के ऑनर हैं। विभाग द्वारा उनके सारे दस्तावेजों, कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क आदि को जब्त कर लिया गया है। सहायक आयुक्त आयकर डॉक्टर एस भदौरिया ने बताया कि अभी दोनों फर्मों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सही पुष्टि की जाएगी। हरिपर्वत पुलिस ने किया एक नया खुलासा। पिछले दिनों बसपा नेता जुल्फिकार अहमद भुट्टो के भांजे के मर्डर के मामले में थाना हरिपर्वत पुलिस ने एक नया खुलासा करते हुए आरोपियों से 9 कारतूस और 5 लाख रुपयों की नकदी बरामद की है। जनपद में बढ़ती बिजली की समस्याओं को लेकर बसपा सांसद सहित कई नेता डीवीवीएनएल कार्यालय पहुंचे, जहां प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर बिजली से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया गया। इनके जल्द निवारण की बात भी कही गई। वहां बसपा सांसद द्वारा समस्याओं के जल्द निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। जनपद आगरा के बिजली विभाग द्वारा गरीब किसान और मजदूरों पर हो रहे जुल्म
व अनावश्यक वसूली कर कनेक्शन काटे जाने और सामान्य योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल न देने पर शुक्रवार को बसपा सांसद सीमा उपाध्याय कई नेताओं के साथ DVNL कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विभाग के MD से मुलाकात कर बिजली की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और उनके जल्द निस्तारण की मांग की। हम पूरा कर रहे हैं और 2-4 दिन में हम इसको कार्रवाई को लागू कर देंगे, लेकिन अगर वो लागू नहीं करते हैं तब हमने उनको टाइम दिया है, 10-8 दिन को समय दिया है हमने। अगर नहीं करते तो हम सब लोग धरना देंगे। आदरणीय सांसद महोदय ने सब समस्याएं उठाई हैं और MD साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम 2-3 दिन में इन समस्याओं का निस्तारण करके सूचना देंगे, और नहीं करेंगे तो जैसा सांसद जी ने अभी कहा है कि 23 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बसपा सांसद सीमा उपाध्याय ने कहा कि शहर सहित कई गांव और देहात बिजली की मार झेल रहे हैं। विभाग द्वारा गरीब किसानों से मनमाने तरीके से अधिक राशि का बिल भुगतान करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि बिजली ना मिलने पर भी विभाग द्वारा बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी के गरीब लोगों को बिजली के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है और वसूली के नाम पर गाँव में ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो 23 जनवरी को बसपा नेता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों को मिलेगी अब 12 घंटे बिजली। मौसम की खेती के मद्देनजर किसानों को फायदा देने के लिए DVVNL ने अब किसानों को ज्यादा समय के लिए विद्युत सेवा उपलब्ध कराने का मन बना लिया है। जो पहले किसानों को विद्युत सेवा 10 घंटे दी जाती थी, उसका समय बढ़ाकर अब 12 घंटे किया जाएगा। मौसम की खेती को देखते हुए किसानों के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अब किसानों को अधिक समय के लिए विद्युत सप्लाई मुहैया कराने का मन बना लिया है। साथ ही दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD प्रभुएंद्र सिंह ने बताया कि अब शहर के गांव और देहातों में किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी, जिससे वो अपनी खेती को अच्छी तरह से कर सके। कुछ इन्होंने ट्रांसमिशन की भी शिकायतें लेके आए थे, जो कि बताया कि ये हमारे अंडर नहीं है। एक थी इनको ट्रांसफार्मर समय से रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी बताया गया कि साहब सिर्फ आगरा में एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने व्यवस्था एक नई की है। उसमें 250 और 400 kVA ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, उसकी समस्या थी। ऑलरेडी 2 दिन पहले हमने उसका हल निकाल लिया था। एक समय से रोस्टर के अनुसार बिजली न आ पाने की कुछ जगह शिकायतें की गई हैं इनके द्वारा, मैं देखूंगा उसमें। एंड रोस्टर के अनुसार बिजली सप्लाई करना हमारी प्राथमिकता है। जहाँ कुछ ओवरलोडिंग के कारण कुछ ऐसी बात हो रही होगी, उसको चेक कर लिएगा कि आगे भविष्य में ना हो। लगातार चली आ रही विद्युत की परेशानी को लेकर किसान काफी परेशान थे। किसानों की समस्याओं को देखते हुए अब DVVNL ने देहातों और गांव के किसानों को सुचारू विद्युत सप्लाई देने का निर्णय लिया है। साथ ही गांव में ट्रांसफार्मर्स के खराब होने के बाद 72 घंटों के भीतर नए ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही है। किसानों को 12 घंटे मिलने वाली बिजली को 2 रोस्टरों में विभाजित किया गया है, जिसे 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में बिजली दी जाएगी। जानलेवा टूटी सड़कें, शासन प्रशासन का बार बार आश्वासन, लेकिन हालात जस के तस। चौक सीवर, टूटी फूटी सड़कें, बदहाल पार्क, कुछ ऐसी ही समस्याओं को लेकर आवास विकास की जनता ने सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस धरने में क्षेत्रीय नागरिकों के साथ अब बीजेपी के तमाम नेतागण भी मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन करते ये लोग आवास विकास सेक्टर 16 के बाशिंदे हैं। इन्हें धरना देने के लिए यहाँ मौजूद बिजली, पानी और सीवर चौक की समस्याओं ने बाध्य किया है, जिनकी शिकायत कई बार ये आला अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन ये समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं, जिसको देखते हुए अब भाजपाई भी इनके साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। कि आवास विकास में 16 सेक्टर है और बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ जो डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ के डेवलपमेंट चार्ज जमा होता है आवास विकास को, तो हम लोग 2 साल से लगातार कोशिश में हैं। कमिश्नर साहब से जब मिले तो उन्होंने 8.5 करोड़ रुपया यहाँ के सड़क और सीवर के लिए अवमुक्त किया, और इसलिए हम लोग सड़क पर मजबूरी में हमको उतरना पड़ा। तब तक चलेगा जब तक हमारी ठीक से हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, काम की शुरुआत नहीं होगी, तब तक चलेगा। आवास विकास कॉलोनी को बने हुए 25 वर्ष हो गई
लेकिन हमारे आवास विकास के अधिकारी, ना ही इस ओर नगर निगम के अधिकारी, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके तहत हम लोगों ने इसलिए अनिश्चितकालीन धरना किया है। जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। शहर की सफाई व्यवस्था या फिर बिजली पानी की समस्या को दूर करना संबंधित अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिसे शायद लोग भूलते जा रहे हैं। इससे पहले शासन द्वारा 8.5 करोड़ रुपए डेवलप चार्ज दिया जा चुका है, पर वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गया, जिसकी जांच भी की जा रही है। बरेली के भूता थाना इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीनी विवाद में 3 कलयुगी बेटों ने मिलकर अपने पिता, सगे भाई, भाभी और 1 वर्ष के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारे बेटे फरार हो गए। इस सनसनीखेज घटना की खबर लगते ही मौके पर एसएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिला अस्पताल में इस पूरी घटना को कैमरे पर बताता ये बच्चा महिपाल है। महिपाल उस सनसनीखेज घटना का चश्मदीद है जिसके सामने उसके पिता पर जानलेवा हमला हुआ। चाचा, चाची, बाबा और उसके चचेरे भाई की उसी के चाचा ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस बच्चे की माने तो ये उस वक्त वहीं पर मौजूद था जब उन कलयुगी लड़कों ने जमीनी विवाद में 4 हत्याएं कर दी थी, जबकि एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कस्तूरी के बेटे अर्जुन, पप्पू, रामचंद्र जुआरी और शराबी थे, जिस वजह से पिता ने उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और अपनी पूरी संपत्ति अपने 2 बेटों के नाम कर दी, जिस वजह से ये शराबी बेटे अपने भाइयों और पिता से रंजिश मानने लगे। और कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मतलब हमारे पापा भी वहाँ खड़े थे और चाचा उधर वो ड्राइवर के पास थी, कोई बात नहीं। फिर मतलब एकदम ये लोग बोले ऐसा है, तुम बहुत उड़ रहे हो, ये वो। उन्होंने पकड़ा और हमारे पापा को पहले मारा तो पापा के पहले अद्धे मारे थे सर में, वो तो बेहोश हो गए। हम तो समझे ये तो नहीं बचेंगे, हम वहाँ से भाग गए। फिर चाचा भी वहाँ से भागे तो उन्होंने जो रामचंद्र थे उन्होंने उनको लिए पकड़ लिया और तुरंत गोली मार दी उनकी। हमारी चाची वहाँ से भागी तो अर्जुन सिंह की बीवी रामवती उन्होंने उनके लिए पकड़ लिया। फिर वो अर्जुन सिंह आए, उन्होंने उनकी गोली मार दी। उनका बच्चा अंदर था, उसके भी अंदर सीने पर गोली मार दी। बाबा सो रहे थे, बाबा के गोली मार दी। तो ये सगे लड़के थे, उन्होंने मारी है ना? हाँ। तो ये जमीन का विवाद चल रहा था? हाँ, जमीन का विवाद चल रहा था। थाना भूता में गांव पड़ता है केसरपुर, वहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार के हत्या करी गई है। और इसके पीछे ये आ रहा है कि भाई में जमीन को लेकर विवाद था। बाप ने एक भाई को मतलब 2 भाइयों का नाम जमीन कर दी थी, तो बाकी 3 भाई थे, उन्होंने मिलके बाकी बाप की, बेटे की, उसकी वाइफ और बच्चे की हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी की जन जागरण यात्रा स्थगित हो गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा नेता मनोज अग्रवाल ने यात्रा में किए गए फेरबदल की जानकारी देते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी की जन जागरण यात्रा जो पहले 10 जनवरी को होनी थी, वो अब 16 जनवरी से प्रारंभ होकर 22 जनवरी तक चलेगी। मुस्लिम समाज के एक अहम त्योहार के मद्देनजर सपा ने अपने जन जागरण यात्रा के कार्यक्रम जो कि 10 जनवरी से होने वाला था, उसे स्थगित करके 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कर दिया है, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के नेता मनोज अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को दी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जोड़ो अभियान के तहत हम लोगों ने, अब तक हमारी डेट 10 तारीख थी, उसको हमने बढ़ाकर 16 कर दिया, चूँकि 12 वफात बीच में पड़ रहा है। चूँकि कार्यकर्ताओं की मांग थी, हमारे मुस्लिम भाइयों की मांग थी, तो उसको लेकर हमने 16 जनवरी का प्रस्ताव अपना रखा है। और हमारी जन जागरण यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। हमारी दोनों प्रत्याशी रानी प्रच्छालिका सिंह और सारका बघेल जी को हम एक अपील करना चाहता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से इस आगरा की जनता को कि भारी बहुमत से विजयी बनाए। समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित होने जा रही इस जन जागरण यात्रा में पार्टी के सभी क्षेत्र स्तरीय नेता एकजुट होकर लोगों की समस्याओं से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही साथ उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की हर संभव कोशिश भी कर उन्हें जल्दी दूर करेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। उपकार प्रकाशन से निष्कासित कर्मचारियों की बहाली को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क से एमजी रोड पर पैदल और वाहनों से मार्च निकाला, जो बाद में श्रमायुक्त कार्यालय पर एक धरने में तब्दील हो गया। वहीं श्रमायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाले आप नेता और उपकार कर्मचारियों को उप श्रमायुक्त ने कंपनी के साथ बैठकर बातचीत का रास्ता निकालने का भरोसा दिलाया। सुभाष बाजार पार्क से एमजी रोड होते हुए श्रमायुक्त कार्यालय तक पैदल और वाहन से एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में उपकार प्रकाशन के कर्मचारी भी बड़ी मात्रा में शामिल हुए। आप कार्यकर्ताओं ने इस जुलूस को श्रमायुक्त कार्यालय पर धरने में तब्दील कर दिया और कर्मचारियों की उपकार प्रकाशन में वापसी के लिए प्रदर्शन किया, जिसे देख उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने कंपनी और कर्मचारियों के बीच एक बैठक कर बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। एक उपकार प्रकाशन ऑब्लिक प्रतियोगिता दर्पण करके कंपनी है आगरा में। हम लोगों को ये जानकारी मिली, उपकार प्रकाशन ने लगभग 370
लगभग 400 कर्मचारियों को धीरे धीरे एक षड्यंत्र के तहत नौकरियों से निकालना चालू कर दिया और अनर्गल आरोप हैं कि आप भड़का रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, जबकि प्रोडक्शन उनका पूरा है। पिछले दिनों इनकम टैक्स ने छापा मार के उनको दोषी ये बताया कि आप ज़्यादा कमाई करते हो, टैक्स कम देते हो। और यहाँ आज हम जिस ऑफिस में आए हैं, यहाँ श्रमायुक्त साहब से मिलने आए थे, उनकी जगह पर वो बता रहे हैं कि उनसे समय लेकर आए थे, वो बता रहे हैं कि उसके बावजूद वो इलाहाबाद चले गए हैं। उनकी जगह पर एक ये दीप्तमान भट्ट जी उप श्रमायुक्त साहब हैं, उन्हें वो हमसे मिले हैं और पुलिस के नुमाइंदों के सामने, आप लोगों के सामने पब्लिकली ये बात उन्होंने मानी है कि कुछ तो गड़बड़ी है और उसके लिए वह एडीएम साहब, श्रमायुक्त साहब और बाकी सबके बीच में एक बैठक करेंगे ताकि जिनके सामने रोजी रोटी का एक संकट खड़ा हो गया है वह दूर हो सके। अगर यह काम यह समय रहते 2 दिन 3 दिन के भीतर नहीं करते हैं, सोमवार तक का एक जनरल समय देते हैं, अगर ये सोमवार तक इस काम को नहीं करते हैं, प्रकाशन के प्रतिष्ठान के मालिक को नहीं बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से इनके घर के सामने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर हम सब पार्टी के कार्यकर्ता और आगरे की जनता से भी फिर निवेदन करना चालू करेंगे कि ये उपकार प्रकाशन का भी अब बहिष्कार शुरू करो। ये गरीब का पेट काट सकता है तो ये किस किस के लिए भला होगा। आज आम आदमी पार्टी के सहयोग से जो उपकार प्रकाशन में जो 450 लगभग 400-450 मजदूरों का परिवार में भूख और गरीबी के कगार पर खड़ा हुआ है, जो कि लगभग 30 से 35 वर्षों पुराना स्टाफ है, जो 200 से 250 रुपए की मजदूरी पर काम करता आ रहा है। आज उसको कंपनी ने एकदम से कोई बिना नोटिस दिए, बिना कुछ कहे बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वो लोग भिखमरी के कगार पर हैं। आज हम लोगों ने उन्हीं लोगों का समर्थन कर कर यहाँ एक प्रदर्शन किया है और अपनी मांग किया कि इन मजदूरों को इनके कार्य पर रखा जाए। आगरा में तमाम तरह की ऐसी समस्या है जिससे आम आदमी परेशान है, आप पार्टी क्या उनके लिए भी इस तरह संघर्ष करते हैं? नहीं, अगर जेन्युइन समस्या होगी, अगर लगता है कि ये समस्या आम जनता के हित में है तो आम आदमी पार्टी वहाँ आपको खड़ी दिखाई देगी। मीडिया का सहयोग रहेगा, आम जनता का सहयोग रहेगा तो आम आदमी पार्टी इसी तरह से रोज एक नया प्रदर्शन करती रहेगी, जनता के हित के लिए कार्य करती रहेगी। कार प्रकाशन के कुछ कर्मचारी आज यहाँ पे आए थे अपनी मांगों को लेकर। उनकी मुख्य मांग ये थी कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सस्पेंडेड कर्मचारी थे और उसके बाद आंतरिक जांच की गई मैनेजमेंट द्वारा, जिसमें उनको दोषी पाया गया। उसके आधार पर उनको सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया है। टर्मिनेशन के बाद नौकरी की बहाली के लिए आज हमारे समक्ष ये लोग आए थे और इसमें बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पाया है। हमने एडीएम सिटी के माध्यम से एक बार और वार्ता का प्रयास किया है। उनसे तिथि लेकर हम एक नेक्स्ट डेट पे सभी पक्षों को बुलाकर फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। दरअसल उपकार प्रकाशन और कर्मचारियों की ये लड़ाई 2003 से चली आ रही है, जिसमें 2003 में कुछ कर्मचारियों को बिना नोटिस निकाला गया था। उस समय भी ऐसा ही प्रदर्शन किया गया था, जिसका अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पाया है। और अब एक बार फिर उपकार प्रकाशन ने 300 कर्मचारियों को बिना नोटिस के कंपनी से बाहर निकाल दिया है, जिसके विरोध में सभी कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। कर्मचारियों को इसलिए निकाला गया, हमारा जो 29/3/2012 को समझौता हुआ था डीएलसी के सामने यहाँ पे, उसको उन्होंने प्रतिपालन नहीं किया। और सर 29 आदमी के साथ उन्होंने 32 आदमी को टर्मिनेट किया, सस्पेंड किया उन्होंने डीएम के आदेश पर। 19 आदमी को अंदर ले लिया, बकाया को नहीं लिया। उसमें भी अब दोबारा टर्मिनेट करने लगे हैं और सुन नहीं रहे किसी की, अपनी अपनी चला रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी सिर्फ 2 ही मांग है। जो कर्मचारी निकाले गए हैं सर, उनको अंदर ले लिया जाए और जो समझौता हुआ है उसका प्रतिपालन कर लें। तो इस तहत ये नेतृत्व कर रहे हैं। शुरू से ही वार्ता में भी शामिल हुए डीएलसी महोदय के पास। इस दरमियान 29/3/2012 को एक समझौता भी हुआ, समझौता रजिस्टर्ड भी हो गया। उसके बाद भी महेंद्र जैन जो कार प्रकाशन के मालिक हैं, वो उस समझौते का प्रतिपालन नहीं कर रहे हैं। उसके प्रतिपेक्ष में उन्हें 2 महीने समय दिए गए थे। उस 2 महीने का अंतराल उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो समझौते के अंतर्गत हुआ था। इसके परिप्रेक्ष्य में सभी कर्मचारी एक बार फिर उनसे अपनी मांग को दोहराए कि जो समझौता हुआ उसके तहत हमारी मांगों को पूरी की जाए। इसके बाद उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। लगा उल्टा दबाव ये बनाने कि कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, जिसकी संख्या लगभग 35 पहुँच चुकी है और ये लगातार ये जारी है। इस दरमियान जितने भी कर्मचारी हैं
जो लगभग 25 साल 30 साल से हैं, न उन्हें ईपीएफ का सुविधा मिली, न पीएफ की सुविधा मिली थी और न ही उनके भविष्य निधि का कोई ख्याल रखा गया था। उपकार प्रकाशन बार-बार कर्मचारियों को बिना बताए कंपनी से बाहर कर रहा है, जिससे कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी के चलते भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसे समय में इन कर्मचारियों की सहायता के लिए आम आदमी पार्टी सामने आई है, जो इन कर्मचारियों को वापस बहाल करने में जमीनी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। साथ ही आगरा की जनता के दिलों में अच्छी छवि वाली पार्टी की तस्वीर भी बना रही है, जिसका नतीजा शायद आगामी लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी भले ही एक कंपनी के कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन शुक्रवार को आम आदमी पार्टी द्वारा एमजी रोड पर निकाले गए जुलूस से आगरा की जनता को घंटों जाम से जूझना पड़ा। जिस समय आपका मार्च एमजी रोड पर निकल रहा था, कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाम के हालात देखे जा सकते थे, जिनमें 2 एम्बुलेंस भी फंसी थी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को उपकार प्रकाशन के कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए एमजी रोड पर एक जुलूस निकाला। आम आदमी पार्टी का आगरा में अब तक का ये पहला जुलूस था, जिसने अपने जुलूस से आगरा की जनता को वही दिया जो बाकी की राजनीतिक पार्टियां अब तक देती आई हैं। आप कार्यकर्ता कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए एमजी रोड पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे और उनके पीछे एमजी रोड पर जाम में घंटों तक लोग फंसे रहे। आप पार्टी के जुलूस की वजह से लगे जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंसी रही। गनीमत रही कि उस वक्त वो खाली थी, वरना तस्वीर कुछ भी हो सकती थी। आप नेताओं ने जो जुलूस निकाला वो कर्मचारियों के लिए कम और दिल्ली में मिली जीत के बाद आगरा में शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा था। तभी तो जो पार्टी हमेशा आम लोगों के भले की बात करती है, वो खुद ये कैसे भूल गई कि एमजी रोड पर जुलूस निकालना मतलब आम जनता को जाम में फंसाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 9 जनवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव में सभी संगठन अपने प्रत्याशियों को जिताने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं प्रत्याशी भी सिंहासन पाने को बेताब हैं, जो रात भर जागकर जीतने की रणनीति बनाने में लगे हैं। मोती कटरा क्षेत्र में आवारा जानवर के मरने की सूचना पर पहुंची निगम टीम के कर्मचारी के ऊपर लोहे का जाल गिरने से उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने आनन फानन में कर्मचारी को इमरजेंसी में भर्ती करवाया। मोती कटरा क्षेत्र से मिली आवारा जानवर के मरने से आस पड़ोस में फैली बदबू के चलते मौके पर पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों को उस समय भारी पड़ गया जब लोहे का जाल एक कर्मचारी के सिर पर गिर गया। इसकी वजह से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ। एक हमारे कर्मचारी हैं, किसी के घर में कोई कुत्ते के मरने की सूचना थी, ये वहाँ उसे उठाने गए थे, उसका लोहे का जाल गला था, उस जाल के गलने से ये ऊपर से जो है वो गिर गए हैं और इनके सिर में और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। सिर में कोई चोट लगी है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो अभी हम इनको देखने आए थे, हमें ये जानकारी मिली थी। किसी भी तरह का कष्ट इसको जो प्रभु ने इसको दिया है उसको तो ये और हम दोनों मिलकर झेलेंगे, लेकिन नगर निगम संबंधी जो भी इसमें फैसिलिटी है, चाहे वो धन से जुड़ी है, मन से जुड़ी है, उसमें सब पूरा नगर निगम परिवार इनके साथ है। मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से घायल हुए कर्मचारी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। जहां पहुंचे नगर निगम के आला अधिकारी राजीव राठी ने कर्मचारी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अच्छे से अच्छा इलाज कराने की बात कही। कभी कभी किसी और की करनी का भुगतान किसी और को भुगतना पड़ता है। अच्छे लोग चाहकर भी दूसरों की मदद करने में हिचकिचाते हैं। आगरा किले के सामने भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रामलीला मैदान पर गरीब लोगों की मदद करने आई एक संस्था को उस समय खुद मदद के लाले पड़ गए जब वो गरीब जनता में जरूरत का सामान बांट रहे थे, लेकिन उन्हीं गरीब लोगों ने संस्था के लोगों के साथ लूटपाट कर दी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण और ब्राह्मण महासभा मां रेणुका वाहिनी संस्थाएं रामलीला मैदान पहुंची, जहां उन्हें गरीब परिवारों को खाने पीने का सामान और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े बांटने थे। लेकिन जैसे ही संस्था के लोगों ने सामान बांटना शुरू किया, देखते ही देखते मंजर लूटपाट में बदल गया। संस्थाएं जो सामान गरीब लोगों में बांटने लाई थी, वही गरीब लोग संस्था के लोगों के सारा सामान छीन कर ले गए।
जिस हिसाब से मौसम में ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, गरीब आदमियों को मतलब राशन नहीं है, कुछ लोगों को जो यहाँ पे लोग अपना मांग के गुजारा कर रहे हैं और सर्दी में उन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनका अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण और ब्राह्मण परिषद बहुत गंदा हमारे संग व्यवहार किया, ना हमको बांटने दिया और सब लूट मार करके ले गए। क्या कहना चाहेंगे? इनके घर मकान टूटे हैं। नहीं, अब यही कहना चाहेंगे, बताओ किस तरह इन लोगों की मदद की जाए, क्या मदद करें, किस तरह मदद की जाए इन लोगों की। एक तो जान जाते जाते बच गए, सब उठा के ले गए, बांटने ही नहीं दिया हम लोगों को। रामलीला मैदान पर समाजसेवी संस्थाओं के साथ हुई इस हरकत से बाकी संस्थाएं अन्य गरीब असहाय लोगों के प्रति क्या सोच रखी हो, ये बताने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन क्या इस लूटपाट के पीछे संस्कारों की कमी है, या फिर कह सकते हैं कि इन गरीब लोगों के घरों में इतनी भुखमरी फैली है कि उनसे अपना हिस्सा मिलने का सब्र भी न हो सका और वो उन्हीं से लूटपाट कर बैठे जो उनकी मदद करने आए थे। मकसद जो भी हो, लेकिन इन लोगों की इस हरकत से हर वो संस्था आहत है जो गरीबों की मदद करती है और हर वो गरीब शर्मसार है जो मदद के लिए बैठा है। आगरा में आगामी रविवार को मीना बाजार मैदान पर संत निरंकारी बाबा हरदेव जी का सत्संग होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में मीना बाजार मैदान को सजाया जा रहा है और इस कार्य को खुद बाबा के हजारों शिष्य अपने हाथों से काम करके अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर अभी ये संत निरंकारी मंडल की तरफ से बाबा हरदेव सिंह महाराज जो इस मिशन के प्रवर्तक हैं और सत्य की आवाज़ दे रहे हैं, हर इंसान को इंसान से जोड़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर प्रभु की एक उसका साक्षात्कार करा के सबको सुख समृद्धि दे रहे हैं। ये कार्यक्रम इतवार को होना है, 11 बजे से शुरू होगा और इसमें काफ़ी श्रद्धालु सभी भगत यहाँ उपस्थित होंगे। ये सतगुरु बाबा जी आ रहे हैं, निरंकारी हरदेव सिंह महाराज। कब आ रहे हैं? परसों 11 बजे संडे को और 11 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। सारी तैयारियां ये 2 दिन में होनी है। मुकदमों की पैरवी के साथ अब फलों का जायका भी ले सकेंगे वादकारी और अधिवक्ता। मॉनिटरिंग सेल की बैठक में दीवानी परिसर में सामाजिक वानिकी प्रभाव के माध्यम से फलदार और शोभादार पेड़ लगवाने का निर्णय लिया गया। मॉनिटरिंग सेल की बैठक में दीवानी परिसर एवं जज कंपाउंड में सामाजिक वानिकी प्रभाव के माध्यम से फलदार एवं शोभादार पेड़ लगवाने का निर्णय लिया गया है। जनपद न्यायाधीश शशिकांत की अध्यक्षता में जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर, एसएसपी शलभ माथुर, प्रभारी अधिकारी नजारत, परिवार न्यायाधीश सुदीप कुमार बनर्जी और क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग सेल की बैठक में भाग लिया गया। बहुत अच्छा निर्णय है। कोशिश होनी चाहिए कि दीवानी में हरे भरे पेड़ लगें, उनका फायदा वादकारियों को हो। हरे भरे पेड़ दीवानी में क्या पूरे शहर में लगने चाहिए। वन विभाग या वानिकी विभाग जो कुछ भी कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा सा प्रयास है और जिला लेवल के और अधिकारी भी इसमें सक्रिय हुए, ये भी बहुत अच्छी सी बात है। लेकिन कोशिश यही हो कि जब पेड़ लग जाएं तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हो। दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय पतसरिया ने बताया कि दीवानी परिसर में फलदार और शोभादार पेड़ लगाने का जनपद न्यायालय ने अच्छा प्रयास किया है, जिससे दूर दूर से आने वाले वादकारी उन पेड़ों की छाया में अपनी थकावट दूर कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पेड़ लगने से पहले उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। वहीं शहर की जलवायु को देखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है। जीआईसी मैदान के पास सपा नेता रंजू जादौन की स्मृति में एक हाईटेक रेन बसेरे का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सदर मैनपुरी विधायक राजू यादव ने फीता काट कर किया। ये रेन बसेरा रात को सोने के लिए और दिन में मिनी लाइब्रेरी का काम करेगा। राजा जादौन ने इस कड़ाके की ठंड में, इस समय जरूरतमंदों को जरूरत है कंबल की, रजाई की, रेन बसेरे की, उसका राजा जादौन ने इंतजाम किया है। मैं राजा जादौन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस रेन बसेरा से वो लोग जिनके पास रात में कहीं रुकने की जगह नहीं है, असहाय हैं, गरीब हैं, उन लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाने का राजा ने जो प्रयास किया है, इसके लिए हम सभी लोग हृदय से राजा जादौन को धन्यवाद देते हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए रेन बसेरा है, वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है। ये 20 से 30 लोगों की व्यवस्था है यहाँ पर। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद आज न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अगली खबर की। जो लोग घर से निकलते समय अपनी जेब में कैश कम रखते हैं और एटीएम के भरोसे ज्यादा रहते हैं, अब उनका अपने एटीएम कार्ड पर भरोसा करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब हर बार के ट्रांजैक्शन पर एक मुश्त राशि वसूलने के निर्देश सभी बैंक्स को दे सकता है। इस विषय पर आरबीआई जल्द ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से चर्चा करेगा। अभी तक एटीएम से रुपए निकालने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता था, लेकिन भविष्य में भी ऐसा हो ये अब जरूरी नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को इस बात की अनुमति देने जा रहा है कि वो एटीएम से रुपए निकालने वालों से एक मुश्त राशि वसूल कर सके। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का कहना है कि इस सेवा के लिए अगर बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन पर उचित भुगतान वसूल करे तो आरबीआई को कोई ऐतराज नहीं होगा। वर्तमान समय में उपभोक्ता अपने एटीएम से महीने में कितनी भी बार और दूसरे बैंक के कैश आउटलेट से महीने में 5 बार रुपए निकाल सकते हैं, जबकि इसके लिए बैंक को हर फ्री ट्रांजैक्शन के लिए
दूसरे बैंक को 15 रुपए और टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ सकता है। अभी बैंक इस बारे में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। कभी बिना शर्त बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात करने वाले बाबा रामदेव ने अब मोदी को समर्थन देने के नाम पर शर्त रख दी है। ये वही बाबा रामदेव हैं जो कभी मोदी का खुलकर चुनावों में प्रचार करने की बात कहते थे, तो कहीं मोदी को फकीर कहते हैं, तो कभी उनका किसी न किसी बात पर बचाव करते नजर आते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ और ऐसी कौन सी शर्त रखी है बाबा रामदेव ने? पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने वाले बाबा रामदेव ने अपने एक बयान से हर किसी को चौंका दिया है। वो योग गुरु बाबा रामदेव जो शुरू से ही बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक रहे हैं, हमेशा मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित करने से ठीक पहले से ही कहा करते थे कि मोदी नहीं तो बीजेपी को समर्थन नहीं। मोदी में काबिलियत है, उसमें मादा है इन बेईमानों से लड़ने का, और उसने सुशासन की, साहस की एक ऐसी नजीर पेश की है, एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, और एक अभावों और संघर्षों के बीच में आगे बढ़ करके वो सत्ता के इस मुकाम तक पहुंचा है। मोदी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कहने वाले रामदेव ने तो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की बात तक कही थी। लेकिन अब वही बाबा रामदेव समर्थन के लिए शर्त रख रहे हैं। रामदेव ने साफ कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में उनका संगठन बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को तभी समर्थन देगा जब वो विदेशों में रखी ब्लैक मनी को वापस लाने के बारे में आश्वासन देंगे। बाबा रामदेव ने कहा, हमारे कई मुद्दे हैं, इनमें ब्लैक मनी का मुद्दा सबसे प्रमुख है, क्योंकि विदेशी बैंकों में इतना धन पड़ा है कि अगर वो सब यहाँ लाया जाए तो देश के प्रत्येक गाँव के हिस्से में करोड़ों रुपए आएंगे। इन रुपयों से भारत के प्रत्येक गांव को विकसित किया जा सकता है। यानी कि योग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले रामदेव तभी मोदी को समर्थन देंगे अगर नरेंद्र मोदी उन्हें ब्लैक मनी वापस लाने का आश्वासन देते हैं। वैसे बाबा रामदेव के अनुसार मोदी इस मुद्दे पर अपनी सहमति जता सकते हैं। खैर, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मोदी की प्रस्तावित रैली से पहले योग गुरु बाबा रामदेव बीजेपी नेतृत्व से इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और अगर उनके मुद्दों पर सहमति बनी तभी वो इस रैली में मोदी को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। पर बेशक रामदेव मोदी की सहमति जताने के बाद समर्थन के लिए हामी भर दे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वही रामदेव हैं जो कभी मोदी को फकीर कहा करते थे और ये तक कहते थे कि मोदी इस देश की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी के काबिल तक कह चुके हैं और हमेशा ही उनके लिए बिना शर्त समर्थन देने की बात करते थे। यहाँ तक कि बाबा एक बार अपने बयान में ये तक कह चुके हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो खुलकर प्रचार करेंगे। लेकिन अब न जाने क्यों बाबा ने उन्हीं मोदी को समर्थन देने के नाम पर शर्त रख दी है। क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बाबा का नरेंद्र मोदी पर से यकीन कम हो गया है? क्या बाबा को अब यकीन नहीं रह गया है कि मोदी देश की समस्याओं का हल कर सकते हैं? खैर, अब क्या कारण है जिसकी वजह से योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी को समर्थन देने के नाम पर शर्त रख दी है, ये तो बाबा ही जाने। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये पुरानी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है। अक्सर उस समय हम भूल जाते हैं जब वाहन चलाते समय किसी का फोन या मैसेज आता है और हम भी रिवर्ट करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार इस आदत के कारण हम में से काफी लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। वाहन चलाते समय अक्सर जब फोन की बेल बजती है तो बगैर वाहन रोके हम में से ज्यादातर लोग फोन पिक करके रफ्तार में वाहन दौड़ाते हुए बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी उनका ये कृत्य उनके और उनके परिवार के लिए आंसुओं का सबब भी बन जाता है। शोध के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल एक बार में एक ही जगह पर करना चाहिए। अगर फोन अटेंड करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज का आंसर देना है तो ये काम हम वाहन को कुछ समय के लिए सड़क के किनारे खड़ा करके भी तो कर सकते हैं। आखिर मैसेज करने में वक्त ही कितना लगता है, और अगर ज्यादा बात मैसेज से करनी है तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचकर भी कर सकते हैं। तो जरा गौर कीजिए ताज न्यूज की इस अपील पर। जब भी वाहन चलाएं, मोबाइल का प्रयोग ना करें।
अगर बेहद जरूरी कॉल है तो कृपया वाहन को रोककर ही मोबाइल पर बात या फिर मैसेज करें। आमतौर पर चुप्पी रखने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी पारी नहीं खेलेंगे। उनका कहना है कि वो नए पीएम उम्मीदवार को जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार हैं। नेशनल मीडिया सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पत्रकारों के सवालों के बखूबी जवाब दिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे अगले प्रधानमंत्री को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं। पत्रकारों के रिटायरमेंट प्लान के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। अभी हमारे पास काम करने के लिए 5 महीनों का वक्त है। हम इस वक्त का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। राहुल गांधी की पीएम की उम्मीदवारी पर प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर प्रधानमंत्री का जवाब था कि नरेंद्र मोदी का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस्तीफे के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी ऐसा करने को नहीं कहा और उन्होंने खुद कभी इसके बारे में नहीं सोचा। इस प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सवाल पर उनका बेहद सख्त रुख था। उन्होंने मोदी को गुजरात में हुए नरसंहार की याद दिला दी। देश के अगले पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच मुकाबले की बात पर मनमोहन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगला पीएम यूपीए से होगा। नरेंद्र मोदी का पीएम बनना देश के लिए बेहद घातक होगा। मनमोहन सिंह ने मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों का कत्लेआम ताकत का प्रतीक नहीं है। मनमोहन ने कहा कि मजबूत नेता का मतलब ये नहीं होता कि अहमदाबाद में लोगों का कत्ल हो। ये पहला मौका है जब मनमोहन सिंह ने मोदी पर इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। मनमोहन सिंह ने इससे पहले कभी भी मोदी के लिए कत्लेआम और घातक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कम बोलने या न बोलने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें जब भी जरूरत महसूस होती है वो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ पार्टी के मंच से ही बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बोलने के लिए दफ्तर का इस्तेमाल या रिश्तेदारों के लिए नहीं करते। प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि सोनिया गांधी के साथ उनका तालमेल बेहद अच्छा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक इशारे पर सरकार के तुरंत काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात होती है कि पार्टी के नेताओं के हिसाब से सरकार की नीतियां तय हों। पीएम ने कहा कि बढ़ती महंगाई देश के लिए चिंता का विषय है। भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल को एनडीए की सरकार से बेहतर बताया। सैफई महोत्सव में आए हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग मंत्री गंगवार ने हस्तशिल्पियों के पुनरुद्धार की बात कही। ताज न्यूज के साथ हुई खास मुलाकात में मंत्री जी ने आगरा के हस्तशिल्प कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल योजना भी बनाने की बात की। का तो मतलब ये है कि अपनी पहचान को और उजागर करना। तो सैफई अपने आप में एक ऐसा गांव कहें, अब तो तहसील है, तो अपने आप में स्वयं बहुत बड़ा है और ये अपनी नेताजी की वजह है। मैं तो इस क्षेत्र के इटावा के सैफई के आसपास के लोगों को ईश्वर की कृपा समझूंगा कि श्री मुलायम सिंह यादव जैसा नेता मिला है। मीडिया इस लोकतांत्रिक समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक स्तंभ है। और जहाँ तक आपके इस चैनल की बात है तो मीडिया जागरूकता का काम करती है, तो ताज उनमें से एक है। मैं उसे बधाई देना चाहूँगा और ताज के सारे लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। देखिए, ताज न्यूज़ को मैं इसलिए बधाई देता हूँ, बरेली में सैफई महोत्सव जो लाइव दिखाया गया, आपके माध्यम से दिखाया गया। अभी बरेली में आला हजरत का उर्स हुआ जो विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है, वो आपके माध्यम से देखने को मिला। और पिछले लगभग 8 सालों से बरेली में लोकल न्यूज़ नहीं दिखती थी किसी भी टीवी पर। मैंने देखा आपके माध्यम से वो, तो इसलिए मैं बधाई देता हूं कि आपने वो नब्ज पहचानी है और ईश्वर से कामना करता हूं कि जो आपका प्रयास रहा है वो माइलस्टोन। और इसके साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार।